ओह माय गॉड, मैगजीन पढ़ते पढ़ते मुझे भूख लग गई। ए सुमन की बच्ची, चल मेरे लिए चाय पकौड़े बना कर ला, और शेफाली बहू तुम छत से कपड़े लेकर आ जाओ। माँ जी, मैं 2 फ्लोर चढ़कर ऊपर से इतने सारे कपड़े लेकर नहीं आ सकती। आप देवरानी को कह दो, मैं चाय बना देती हूँ। हाँ, मेरी प्यारी बहू, तू मेरे लिए चाय पकौड़े बना दे और तू चल ऊपर से कपड़े लेकर आ। जी माँ जी, मैं अभी लेकर आई। कमरे की खिड़की से मोहन खड़े होकर सब कुछ देख रहा था। ये माँ भी ना, शादी को 1-1.5 साल होने को आया है, लेकिन अभी भी सुमन से गरीबों के कारण चिढ़ती हैं और मुश्किल काम उसे देती हैं, और भाभी को कुछ भी नहीं। अरे शेफाली भाभी, मैं भी चाय पी लूंगा, मेरे लिए भी चाय आप बना देना। हाँ जरूर। शेफाली चाय बनाने जाती है और सुमन छत पर से कपड़े उठाकर लाती है कि वो चिलचिलाती धूप में बेहोश हो जाती है। वहीं शेफाली दूध की बदबू सूंघ उल्टी कर देती है। एक तरफ छत से धम आवाज आती है, दूसरी तरफ शेफाली की सास अपनी अमीर बहू की तरफ जाती है और मोहन अपनी पत्नी की तरफ। शेफाली क्या हुआ तुम्हें? लगता है मुझे डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। मोहन डॉक्टर को बुलाता है तो सबसे पहले गायत्री सुमन का नहीं शेफाली का चेकअप करने को कहती है। डॉक्टर बताइए ना, मेरी अमीर बहू ठीक तो है ना? पता नहीं उसे उल्टी कैसे हो गई। आप थोड़ा रुकिए। फिर डॉक्टर सुमन का चेकअप करता है। डॉक्टर, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, आप कुछ तो बोलिए। कंग्रेचुलेशंस, आपके घर में 2 नन्हे मुन्ने बच्चे आने वाले हैं। आंटी जी, आपकी दोनों बहू प्रेग्नेंट है। क्या मेरी शेफाली प्रेग्नेंट है? अरे वाह वाह वाह। एक बहू के लिए खुशी? अरे वो मेरा मतलब, मैं दोनों बहू के लिए बहुत खुश हूँ। ये कहकर गायत्री दोनों बहू की नजर उतार लेती है, जिससे सुमन और मोहन को खुशी मिलती है। लेकिन डॉक्टर के जाने के बाद वो फिर से अमीर और गरीब बहू के बीच भेदभाव करने लगती है। दरअसल शादी के दौरान सुमन कोई भी दहेज लेकर नहीं आई थी, जबकि अमीर बहू अनेक दहेज लेकर आई थी, जिसमें गायत्री को बहुत कुछ उपहार मिला था। इसीलिए वो अपनी छोटी बहू को आलीशान ससुराल का सबसे छोटा कमरा दे देती है और आलीशान ससुराल का बड़ा कमरा अमीर बहू को दे देती है। दिन गुजरते हैं, वो अपनी अमीर बहू का बहुत खास ख्याल रखती है। उसे जमीन पर नंगे पांव भी नहीं खड़ी होने देती थी। उससे पहले उसके पांव में चप्पल पहुंचा देती थी और केसर का दूध देकर कहती है एक दिन, हाय मेरी प्यारी सी बहू को किसी की नजर ना लगे, ये तो इस आलीशान ससुराल के पहले बच्चे को जन्म देने वाली है, और तेरा बच्चा भी पहले है। तू देख मैं तेरा कितना ख्याल रखूंगी। अच्छा ये दूध पी ले केसर वाला। माँ जी, मैं ये नहीं पी सकती, मुझे स्मेल आती है, आप थोड़ा चॉकलेट डाल देती। अरे हाँ, तू चिंता मत कर, अभी चॉकलेट डलवा देती हूँ। ओ सुमन, ऊँटनी की यहाँ, और बहू के लिए रसोई में से चॉकलेट पाउडर लेकर आ। आई माँ जी। सुमन भी शेफाली की तरह 5 महीने की गर्भवती थी। गायत्री सुमन से घर का सारा काम करवाती है और अपनी अमीर बहू को बिठा कर रखती है। सुमन रसोई से चॉकलेट का डिब्बा लाकर शेफाली को देती है। लीजिए माँ जी। कम बखत, मुझे क्या दे रही, अपनी जेठानी के गिलास में थोड़ा सा चॉकलेट पाउडर डाल दे, समझी? जी माँ जी। सुमन जेठानी के गिलास में चॉकलेट पाउडर डालती है। इतने में शेफाली के कमरे में शेफाली नौकर से अपने बच्चों के लिए गुड्डा खिलौना अपने बड़े कमरे में सजवा रही थी। माँ जी, आलीशान ससुराल में मेरा पहला बच्चा आने वाला है, आपका पोता, उसके लिए ये बड़ा कमरा अच्छा सजाना पड़ेगा ना? हाँ बहू बिल्कुल, मैं तो तेरे पहले बच्चे के लिए ढेर सारे कपड़े की शॉपिंग भी करूंगी कुछ दिनों में, और फिर गोद भराई भी तो है। हाँ माँ जी, मैं तो भूल ही गई, जब गोद भराई होगी ना तब मैं बहुत अच्छे अच्छे साड़ी लहंगे पहनूंगी। गरीब देवरानी की तो ये भी औकात नहीं, और इसका कमरा भी तो छोटा सा है। इसलिए माँ जी मैं सोच रही थी, इस आलीशान घर में और भी तो बड़े कमरे हैं, आप मुझे वहाँ शिफ्ट कर दीजिए। छोटे कमरे में अब बच्चे के साथ रहेंगे तो सामान भी नहीं आ पाएगा। तो मैं क्या करूँ, जिस वजह से तू उस छोटे कमरे में है ना, तो वहीं पड़ी रहेगी, समझी? भले ही तेरा ससुराल आलीशान क्यों ना हो। माँ जी, मेरा भी तो पहला बच्चा है, अब थोड़ा तो उसके बारे में सोचिए। अब तेरी ये औकात हो गई है कि तू मुझे समझाएगी? जा जाकर मेरी बहू के लिए बादाम का हलवा बना, शाम का खाना भी तैयार कर, वो लोग आते ही होंगे। गायत्री की बात सुनकर सुमन बादाम का हलवा बनाती है, साथ ही शाम के खाने की तैयारी भी करती है। सबको खाना देने के बाद जब उसका खाने का नंबर आता है तब गायत्री फिर उठा देती है। अरे मरजानी, यहाँ तू चरने बैठी है, वहाँ मेरी बहू का कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है तो उसके लिए टिक्की बना दे। माँ जी, मैं बहुत देर से भूखी हूँ, मेरे बच्चे को भी पोषण तत्वों की जरूरत है, मैं थोड़ी देर में बनाती हूँ ना। अच्छा, सारा पोषण तत्व तेरे बच्चे को ही तो चाहिए? मेरी बहू का भी पहला बच्चा है, जाकर उसकी सेवादारी कर, फिर कुछ खाना। मुझे सब अच्छे से पता है, खाना बनाते बनाते तू आधा खाना खा जाती है।
यह सुन सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जेठानी के लिए गर्मा गर्म टिक्की बनाकर उसे 2-4 खिला देती है और जब लास्ट में जब खुद खाने जाती है तो सास हाथ से टिक्की छीन लेती है। ओ, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई ये टिक्की खाने की? ये मैंने अपनी अमीर बहू के लिए बनवाया था, तेरे लिए नहीं। तू रात की बची हुई रोटी सब्जी खा ले। सुमन रोते रोते रात का बासी खाना खा रही होती है। गरीब होना इतना दुख दर्द देता है। एक तो वैसे ही छोटे से कमरे में हम रह नहीं पाते। हम सोच रहे हैं बच्चे का सामान एडजस्ट करें, ऊपर से माँ जी मेरे पहले बच्चे के लिए खुशी नहीं है। बस उन्हें अपनी अमीर बहू का पहला बच्चा प्यारा है, मेरा नहीं। मुझे अच्छा अच्छा खाने को भी नहीं दे रही। जेठानी जी घर में बैठी रहती है और उन्हें बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है। मुझे कुछ नहीं, बस भगवान जी आप मेरे बच्चे को स्वस्थ रखना। कुछ ही समय में दोनों बहू को 7वां महीना लग जाता है। जहां शेफाली को जरा सा भी पेट में दर्द होता था तो गायत्री उसे फौरन अस्पताल ले जाती थी, लेकिन सुमन के कहने पर भी वो उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाती थी। देखते ही देखते गोद भराई का समय आ गया, जहां गायत्री अपनी अमीर बहू को महंगी महंगी शॉपिंग करवाकर उसे बहुत सारे गहने देकर तैयार कर देती है। वहीं गरीब बहू को आर्टिफिशियल ज्वेलरी देकर गोद भराई में बिठा देती है। नाच गाना होता है, अमीर बहू को अच्छा शगुन दिया जाता है और गरीब बहू को नाम का इतने में दोनों की माँ आ जाती है। दोनों बहू को किसी की नजर ना लगे। खाली बिटिया तुम भी बेटी की तरह हो और मैं तुम दोनों के लिए ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू लेकर आई हूँ, शुद्ध देसी घी में बने हुए। ये ले सुमन, ये लो शेफाली। थैंक्स, मुझे आपकी गरीब वाले सस्ते लड्डू की कोई जरूरत नहीं है। मेरी माँ और सास ने मुझे अच्छा अच्छा महंगा ड्राई फ्रूट्स ला कर दिया है। अच्छा कोई बात नहीं सुमन बिटिया, मैं तेरे पहले बच्चे के लिए पालना भी लेकर आई हूँ। शुक्रिया माँ, ये पालना मुझे बहुत पसंद आया। पालना नहीं, इसे लकड़ी का पालना कहते हैं। ये देखिए मैं अपनी बेटी के लिए पहले बच्चे के लिए क्या लेकर आई हूँ। सोने का पालना, चांदी का झुंझुना और अनेक महंगे तोहफे खिलौने। वाह, मीनाक्षी जी से बोलते गोद भराई का तोहफा। पर ये गरीब लोग क्या जाने, तू खड़ी क्या है, जा जाकर मेहमानों को अब नाश्ता पानी दे। जी माँ जी। अरे शेफाली बेटी, जा अपनी देवरानी की मदद कर दे। वैसे एक बात तो है, ऐसे समय में काम करते रहना भी ठीक रहता है, बच्चे तंदुरुस्त रहते हैं। शराब आंटी, ये गरीबों वाले काम मैं नहीं करती। आपकी बेटी और आप गरीब हैं तो इस आलीशान ससुराल में आप ही लोग घिसो, मैं नहीं। चल लिया ना कौशल्या जी, मेरी अमीर बहू ने क्या कहा, जाइए मुफ्त का खाना खा लीजिए। सुमन देखती है कि कैसे सास ने उसकी माँ की बेइज्जती की। कौशल्या भी ससुराल वालों के सामने चुप रह जाती है और सुमन 8वें महीने में भी सबको चाय पानी परोसती है। दिन बीतते हैं लेकिन गायत्री का दोनों बहू में भेदभाव करना खत्म नहीं होता और एक दिन दोनों बहू को लेबर पेन शुरू हो जाता है। जैसे ही दोनों को अस्पताल में एडमिट होता है तो सुमन की नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। बच्चे की आवाज सुन गायत्री बच्चों के पास नहीं जाती तो मोहन उसे गोद में उठाता है। माँ जी देखिए ना, हमारा बेटा इस घर का पहला बच्चा, ये पहला बच्चा हमारा है। माँ तो आई नहीं, ये सौभाग्य आप ही ले लीजिए। हाँ दामाद जी। वहीं गायत्री डॉक्टर से, अरे आपको अपनी बहू की चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं आ रही क्या? डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस हैं, सर्जरी करनी होगी, इसलिए आप जल्दी से काउंटर पर पैसे जमा करवा दीजिए, वरना डिलीवरी स्टार्ट नहीं हो पाएगी। क्या डॉक्टर, मैं अभी पैसे जमा करवाती हूँ। गायत्री अपने बेटे से पैसे जमा करने को कहती है, लेकिन उसके ना पास कोई क्रेडिट कार्ड काम आता है और ना ही यूपीआई। कैश भी ना होने पर दोनों परेशान हो जाते हैं। फिर मोहन काउंटर पर पैसे जमा कराता है, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से शेफाली के बच्चे की डिलीवरी होती है और बच्चा शीशे में रखा जाता है। डॉक्टर, मेरी पहली बहू का बच्चा ठीक तो है ना? इतनी कॉम्प्लिकेशंस कैसे हो गई? देखिए, आमतौर पर यही कॉम्प्लिकेशन होती हैं, या तो अपने खान पान अच्छे से न दिया हो या एक्सरसाइज न करवाई हो। पर आपके केस में लगा है न तो आपने अच्छा खाना दिया अपनी बहू को और न ही एक्सरसाइज करवाई। अगर वो घर का काम भी करती तो आज उनके बच्चे की ये कंडीशन नहीं होती। आपकी छोटी बहू की तो नॉर्मल डिलीवरी भी हुई है। इससे पता चलता है कि आपने उनसे कितना काम करवाया होगा। बहुत स्ट्रांग है वो। देखा बहन जी, मैंने आपको कहा था ना, पर आपने मेरी बात नहीं सुनी। मेरी बेटी के साथ जो अलग बर्ताव करती है ना, भगवान भी सब देख रहा है। हो सकता है उसी का फल है जो आपकी बड़ी बहू को मिला। माँ प्लीज ऐसा मत बोलिए। नहीं सुमन, तुम और एडजस्ट नहीं करोगी ना, वो अपने पोते से मिलने की उम्मीद छोड़ दें। अब तो मुझे भी यही लगता है देवर जी। आप सही कह रही कौशल्या जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं दोनों बच्चों में कभी फर्क नहीं करूंगी। सुमन, अब से तुम भी अपने पहले बच्चे के साथ एक बड़े कमरे में रहोगी और मैं उसे बहुत प्यार करूंगी। मुझे सुधरने का मौका तो दोगी ना? माँ जी, ये भी कोई कहने की बात है? इस तरह गायत्री को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी दोनों बहू के पहले बच्चे के साथ आलीशान ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।
हद हो गई है इस घर में, तो 100 काम करके परेशान हो गई हूँ। ये लोग समझते क्या है मुझे, गरीब घर से आई हूँ तो नौकर की तरह ट्रीट करेंगे। नई बहू होकर मैंने शुरू में कुछ नहीं बोला, लेकिन अब तो हद ही हो गई है। सर्दी में कौन इतने ठंडे पानी में 100 काम करता है। खुद से खड़ी खड़ी बातें क्या कर रही हो अंजलि, घर में और भी काम है। तुम्हें अभी मेरे और सुनीता के कमरे की डस्टिंग करनी है। हाँ, इसके बाद गंदे कपड़े धोने और गुजिया भी बनानी है। माँ जी का गुजिया खाने का मन है। लेकिन गुजिया तो होली पर बनती है। क्यों, किसी किताब में लिखा है कि होली पर ही गुजिया बनेगी? इंसान अपने मन मुताबिक गुजिया नहीं खा सकता क्या? जितना काम बोला है उतना करो। 100 काम का बोझ डालकर सुनीता और करुणा वहां से चली जाती हैं। ये देखकर आप समझ ही सकते हैं कि दोनों जेठानी किस तरह से देवरानी के साथ पेश आती हैं। मिली है सक्सेना परिवार की 3 बहू से, जहां 2 बहू 2 बड़े अमीर परिवार से आई होती हैं। लेकिन अंजलि एक गरीब घर से शादी कर अमीर ससुराल में आती है। शादी के अगले दिन अंजलि पहली रसोई करने की तैयारी कर रही होती है। वहीं सास जेठानी से कहती है, अरे तुम दोनों बहू यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, शादी के बहुत सारे गंदे कपड़े जमा हो गए, उन्हें धो लो, वरना और कपड़ों का ढेर लग जाएगा। माँ जी, अब हमें काम करने की जरूरत क्या है? वो गरीब बहू आई है ना, घर में वही घर के 100 काम करेगी, हमसे नहीं होगा। हाँ माँ जी, मैं अभी अब से कोई काम नहीं करने वाली, वैसे भी सर्दी है, अब वो आ गई है ना, वही करेगी। ठीक है, तुम्हें नहीं करना तो उससे करवाओ, मुझे काम से मतलब है। मुझे घर का पूरा काम चाहिए, ये तो तुम अच्छे से जानती हो। मुझे काम से मतलब है। जी माँ जी। फिर दोनों बहू रसोई में जाकर उसकी गैस बंद करवा देती हैं। तभी देवरानी कहती है, जेठानी जी, आप दोनों ये क्या कर रही हैं? मुझे पहले रसोई का खाना तैयार करना है, सब खाने का इंतजार कर रहे हैं। मेरे पास सिर्फ आधा घंटा बचा है। सब लेट खाना खा लेंगे, पहले तुम कपड़े धो लो। माँ जी का ऑर्डर है कि सबसे पहले कपड़े धुलेंगे, फिर कोई काम होगा। हाँ, क्योंकि गंदे कपड़े शनीचर की तरह घर में पड़े रहे तो ठीक नहीं रहता। जेठानी जी, मैं पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद अच्छे से सारे कपड़े धोकर सुखा दूंगी। वैसे भी ठंड में कपड़े एकदम से नहीं सूखेंगे। तुमसे जितना बोला है ना उतना करो, पहले जाकर कपड़े धो लो। हमारी भूख को चुनौती मत दो, वरना माँ जी गुस्सा करेंगी। ठीक है जेठानी जी। ये सुन अंजलि वॉशिंग मशीन में सर्फ एक्सल डालकर कपड़े चलाने के लिए छोड़ देती है। दोनों जेठानी रसोई के आसपास भी नहीं होती तो वह अपने हाथ साफ करके वापस खाना बनाने लगती है। एक तरफ सब्जी तैयार हो जाती है, पूरी निकाल देती है, हलवा भी बन जाता है। दूसरी तरफ कपड़े भी धोने लगती है, साथ के साथ सुखा भी देती है। तभी डाइनिंग टेबल पर बैठ गायत्री और चंदा कहते हैं, अरे मुझे कॉलेज जाना है, 9 बज रहे हैं, भूख लग रही है। खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा? आज तो नई भाभी की पहली रसोई थी ना, आज ही उन्होंने लेट कर दिया। अंजलि बहू, अरे तेरी पहली रसोई का खाना आज बनेगा या नहीं? तभी बहू एक ट्रे में सारा खाना रख कर लाती है और डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। ये देख दोनों जेठानी चौंक जाती हैं। माँ जी, खाना तैयार है, मैं बस ला ही रही थी, अब झट से आप सबको खाना परोस देती हूँ। तुमसे बोला था ना कपड़े धो लो पहले, फिर भी तुमने हमारी बात नहीं मानी और सबसे पहले खाना बना लिया। नहीं नहीं दीदी, आप दोनों ने जैसा बोला था मैंने वैसा ही किया है। मैंने तो सारे कपड़े धोकर सुखा दिए और खाना भी तैयार कर दिया। ओहो, तो इस गरीब बहू में काम करने की बहुत ज्यादा फुर्ती है। अच्छा है, अब से घर के सारे काम तुम ही संभालना। अंजलि, मुझे गाजर का हलवा देना, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और मेरा फेवरेट भी है। सर्दियों में सबसे ज्यादा मैं यही खाता था, माँ से बनवा कर। हाँ हाँ, लीजिए ना आप। बहुत बढ़िया बहू, मुझे कम टाइम में काम करने वाले लोग बेहद पसंद है। और ये दोनों महारानी तो कपड़े धोने में पूरे 5 घंटे बर्बाद करती थी, तब भी वॉशिंग मशीन से नहीं धो पाती थी। वहीं खाना खाकर सब अंजलि की तारीफ करते हैं। अगले दिन दोनों जेठानी ठंड में झाड़ू पोछे का काम उसके हाथ में थमा देती है। दीदी ये क्या है? मैं अभी नहाने जा रही हूँ, ब्रश करना है। वो सब बात में करना, अब पूरे घर की सफाई करो। नीचे चौखट से लेकर तुम्हें छत साफ करनी है, उसके बाद खाना बनाना है और खाना बनाकर मेरी कुछ ब्लाउज की स्टिचिंग उधड़ गई है, तुम उसे भी ठीक करना है, समझी? इसके बाद मेरे कपड़ों पर तुम्हें प्रेस करना है, अपने जेठ जी के शू को पॉलिश कर देना। क्या है ना, हम दोनों काफी टाइम से स्पा नहीं गए, तो मैनिक्योर, पेडिक्योर, एक्सटेंशन, हमें सब कुछ करवाना है, तो कुछ समय तक तो तुम ही को काम संभालना पड़ेगा। दीदी सारे काम मतलब 100 तरीके के काम में अकेले कैसे करूंगी? मेरे बस की नहीं है। अब सिलाई का काम बाहर से करवा लीजिए और माँ जी से एक नौकर की कह दीजिए। वो हेलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें उल्टा जवाब देने की? और अब घर के 100 काम तुम्हें रोज करने, समझी? इस ठंड में हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाले। वैसे भी हम बहुत समय से इस घर को संभाल रहे हैं। वैसे भी हम दोनों अमीर घर से आई हैं, नौकरानी का काम हम पर शोभा नहीं देता। ये कहकर दोनों जेठानी वहाँ से स्पा चली जाती है और अंजलि को पूरे घर की सफाई करनी पड़ती है। हर कमरे के पर्दे, चद्दर, कपड़े निकाल कर धोने पड़ते हैं। पूरे घर की डस्टिंग करनी पड़ती है। फिर जेठ के जूते साफ करने के बाद जेठानियों का कमरा भी साफ करती हैं। इतने काम करके वो बहुत ज्यादा थक जाती हैं। हे भगवान,
मैं तो थक गई इस घर के 100 काम करके, कोई भी मेरी मदद नहीं करता। आच्छू, लगता है ठंडे पानी में काम करके मुझे ठंड लग गई है। अभी तो घर पर और काम बाकी है, कैसे करूंगी मैं सब कुछ। ये कहकर अपनी दोनों जेठानी के कपड़ों की सिलाई करती हैं। फिर वो दोनों वापस आ जाती हैं और इतराकर उनसे ठंड में घर का सारा काम करवाती है। अगले दिन उसे दो भरी हुई गेहूं की बोरी दे देती है। अंजलि देखो ये गेहूं, इसे छत पर साफ कर लो, क्योंकि यहाँ पर गंदगी होगी तो तुम पूरा घर साफ नहीं कर पाओगी। माँ जी ने आज ही गेहूं साफ करने के लिए बोले हैं, शाम तक पिस जाने चाहिए। हमारे घर में खुद की चक्की है और छत पर ही रखी है। दीदी हम बाहर से पिसवा लेंगे ना गेहूं को चक्की पर, मुझे टाइम लग जाएगा। अगर माँ जी को बाहर से गेहूं पिसवाना होता तो वो घर में चक्की क्यों लाती? तुम एक बार की बात समझ नहीं आती, गरीब कहेंगी। ये कहकर दोनों जेठानी हीटर चलाकर अपने कमरे में आराम करती हैं और सास भी रजाई में सो रही होती है। ना चाहते हुए भी अंजलि को बहुत सारे गेहूं छत पर ठंडी हवा में बैठकर साफ करने होते हैं, जिससे उसे और सर्दी जुकाम हो जाता है और वो नंद से मदद मांगती है। तब नंद, भाभी मैं ये गरीब वाला काम नहीं करने वाली, ये काम आप जैसी गरीब बहू पर ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, मैं गरीब क्या हूँ? ये लोग तो मुझे बार बार गरीब बोलते हैं। काश मैं भी अमीर घर से होती तो इन लोगों से मुझे इतना सुनना ना पड़ता। गरीब बहू होकर मुझे ससुराल के 100 काम करने पड़ते हैं। ऐसे ही अंजलि ठंड में ससुराल के 100 काम करके परेशान हो गई थी। फिर एक दिन गायत्री बहू को पगफेरे की रस्म के लिए उसके घर भेज देती है। वो जैसे ही अपने गरीब घर में पैर रखती है तो उसे महल सा दिखाई देता है। माँ ये सब क्या है? मैं कहीं और तो नहीं आ गई हूँ? हमारी तो गरीब झोपड़ी थी, ये महल जैसा घर कैसे आया? आ गई मेरी बच्ची, कैसा लगा तुझे ये सरप्राइज? अब हम गरीब नहीं रहे, हम भी अमीर हो गए, समझी? सच माँ, हम अमीर हो गए? मुझे इस बात की खुशी है, लेकिन कैसे, बताओ ना। बताता हूँ बेटा। हमारे गांव में पुरखों की जमीन थी और हमें पता ही नहीं था। जब सर्वे वाले आए तो उनसे पता चला कि हमारी बहुत बड़ी जमीन है। उसी को बेचकर मैंने यहाँ पर घर बनवा लिया। बहुत ताने सुने हैं मैंने गरीबी के, लेकिन अब हमारे गरीबी के दिन गए। ये सुनते ही अंजलि खुश हो जाती है और अपने बड़े से घर को देखती है, वहाँ झूला झूलती है, मॉडर्न किचन को देखती है। कुछ दिनों के लिए वो अपने मायके में बहुत अच्छे से समय बिताती है और वापस ससुराल आ जाती है। तभी दोनों जेठानी उसके हाथ में झाड़ू पोछा थमा देती हैं। फाइनली हमारी गरीब नौकरानी इस घर की गरीब बहू वापस आ गई। चलो काम पर लग जाओ, घर में बहुत धूल मिट्टी जमा हो गई और हमारे हाथों में मैनिक्योर हो रखा है, जिस वजह से हम ये सब काम नहीं करेंगे। ऐसे आंखें क्या दिखा रही हो गरीब बहू? तुम्हारे 100 काम में से 99 काम पहले के बचे हुए हैं। चलो चलो लगो। तभी झाड़ू पोछा फेंक कर अंजलि कहती है, बस बहुत हो गया। अब आप लोगों के मुंह से एक बार भी मैं गरीब ना सुन लूं। मैं कोई गरीब नहीं हूँ, मैं भी बहुत अमीर हूँ। मेरे घर में भी मॉडर्न किचन है और मैं यहाँ नौकरानी की तरह कोई काम नहीं करने वाली। जिसको काम करना है खुद करे, वरना नौकर बुलाए। मुझे भी इस घर का बराबर का दर्जा चाहिए, जैसे आप दोनों को मिला हुआ है, समझे आप सब? भांग का नशा करके आई हो क्या तुम? जैसे गरीब झोपड़ी वाले के पास बड़ा सा घर कहाँ से आएगा, मॉडर्न किचन कहाँ से आएगी? चलिए मैं दिखा देती हूँ, लेकिन इसके बाद इस घर में मैं नौकरानी का काम तो करूंगी नहीं, क्योंकि ठंड में मुझे भी तकलीफ होती है। मैं खांसी जुकाम के बीच रहकर 100 काम नहीं कर सकती। तभी अंजलि वीडियो कॉल पर अपने आलीशान बंगले को दिखाती है। ये देख ससुराल वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोनों जेठानी को अपनी गलती का एहसास होता है तो दोनों देवरानी से वो माफी मांग उसे रोकती हैं। उसके बाद से तीनों बहू को बराबर घर का दर्जा मिलता है और वह बराबर काम करके खुशी खुशी रहने लगती हैं।